हेलो एवरीवन। प्राचीन भारत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने पिछली क्लास में जहाँ तक पढ़ लिया था अब हम उसके आगे पढ़ेंगे और हम पहला चैप्टर जो प्राचीन भारत की आधारभूत समझ है उसी को पढ़ रहे हैं। और आज प्रथम चैप्टर की ये आखिरी क्लास है। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। तो मतलब हम प्राचीन भारत के इतिहास को किस तरह से जान सकते हैं ये हमें समझना है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत प्राचीन काल में मानव द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं पुरातत्व कहलाती हैं। और पुरातत्व संबंधी वस्तुएं जो प्राचीन काल में मानव द्वारा जो भी वस्तुएं उपयोग की जाएंगी वो सब पुरातत्व कहलाएंगी। पुरातत्व संबंधी वस्तुएं कभी कभी ज़मीन के ऊपर मिल जाती हैं और कभी कभी खुदाई करके इन्हें ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इन पुरातत्व संबंधी वस्तुओं से प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो मानव द्वारा प्राचीन काल में उपयोग की गई वस्तुएं पुरातत्व कहलाती हैं और पुरातत्व संबंधी वस्तुएं कभी कभी ज़मीन के ऊपर मिल जाती हैं और कभी कभी इन्हें ज़मीन के अंदर से खुदाई करके निकाला जाता है। इन पुरातत्व संबंधी वस्तुओं से प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। आगे पुरातत्व संबंधी वस्तुएं होती क्या हैं जो प्राचीन समय में मानव द्वारा उपयोग की जाती थी। पहला है मृत भांड, मिट्टी के बर्तन जो हैं। दूसरा औजार हथियार, तीसरा सिक्के, फिर मोहरें, पशुओं तथा पक्षियों की हड्डियाँ। तो मृतभांड मतलब मानव द्वारा पुराने समय में जो भी मिट्टी के बर्तन उपयोग किए जाते थे उनसे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा औजार या हथियार, मानव प्राचीन काल में पत्थर के औजार उपयोग करता था तो हमें पता चलता है कि मानव उस समय पत्थर का प्रयोग करता था। फिर तांबे के हथियार मिलने लगे मतलब तांबे का उपयोग करता था। फिर उसके बाद लोहे के हथियार मिलने लगे मतलब इस समय मानव लोहे का उपयोग करता था। तो हमें हथियारों से पता चलता है कि उस ज़माने में मुख्य व्यवसाय क्या हो सकता है। जैसे लोहे का प्रयोग हुआ तो कृषि का उपयोग बढ़ गया। तो हमें पता चलता है कि जब से लोहे का उपयोग शुरू हो गया तब से मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया। उसके पहले मानव कृषि नहीं करता था। और तीसरा सिक्के, सिक्के जैसे मान लो सिक्के सोने के मिले तो पता चला कि राजा का साम्राज्य समृद्ध था। अगर सिक्के चांदी के मिले या कांसे वगैरह के मिले तो पता चलेगा कि राजा का साम्राज्य सोने के सिक्के वाले राजा से थोड़ा कमज़ोर था। और कभी कभी सिक्कों में किसी किसी राजा को के कार्यों को भी दिखाया जाता है। जैसे एक समुद्रगुप्त का एक सिक्का है, उसमें उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो हमें पता चलता है कि एक ऐसा भी राजा था जो वीणा बजाता था। तो मतलब इस तरह से सिक्कों से हमें पता चलता है कि राजा कितना समृद्धशाली था। और ये भी पता चलता है कि किसी किसी राजा के चित्र से जैसे समुद्रगुप्त की वीणा से ये भी पता चलता है कि उस समय राजा कौन कौन से कार्य करते थे। और मुहरों से हमें व्यापार के बारे में पता चलता है। मुहरों से हमें व्यापार के बारे में, क्योंकि मोहरें क्या होती थी, एक मोहर टाइप की होती थी। जैसे आजकल मोहर होती हैं जब हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो मोहर मारते थे, उसी तरह से मोहरें मेनली सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें ये मोहरें मिलती हैं। और पशुओं तथा पक्षियों की हड्डियाँ जैसे तो हमें पता चलता था, मान लो उस समय जंगली जानवरों की पशुओं की हड्डियाँ ज़्यादा मिली तो हमें पता चलता था कि उस समय का मानव संग्राहक और आखेटक था। अब पक्षियों की हड्डियाँ मिली तो ये पता चलेगा कि मानव उस समय पक्षियों का भी शिकार करने लगा था। अगर पालतू पशुओं की हड्डियाँ मिली तो पता चलेगा मानव उस समय जानवरों को पालने लगा था। तो जिस तरह की हड्डियाँ मिलेंगी उससे हमें पता चल जाए कि उस समय मानव कौन सा व्यवसाय करता था और कौन से जानवरों का मांस खाता था। अगला है अभिलेख। तो
अभिलेखों से भी प्राचीन काल के विषय में जानकारी मिलती है। अभिलेख होते क्या हैं? पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। तो पत्थर या धातु जैसी जो कठोर सतहें होंगी, जिनको जल्दी से जिनको समाप्त न किया जा सके, उन पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, ये सभी अभिलेख हैं। तो पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। अशोक के अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख आदि हैं। अभिलेख जो हैं ज़्यादातर ज़मीन की सतह पर ही पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर ही मिल जाते हैं। इन्हें ज़मीन की गहराई से उत्खनन करके नहीं निकालना पड़ता है, तो ये ज़मीन की सतह पर ही मिल जाते हैं, इनको उत्खनन करके नहीं निकालना पड़ता है। अभिलेख कठोर सतह पर लिखे होते हैं, तो कठोर सतह पर लिखे होने के कारण लंबे समय तक टिके रहते हैं और यह इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अभिलेख जल्दी से ख़राब नहीं होते, क्योंकि ये पत्थर या धातु पर लिखे होते हैं, तो ये लंबे समय तक बने रहते हैं और ज़्यादा पुराने समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। आगे है एक मानव कंकाल। जिस तरह के कभी कभी मानव के भी कंकाल मिलते हैं, तो मानव के कंकाल का हम अध्ययन करते हैं, उससे पता चलता है कि ये किस समय का मानव है, उसका जीन कैसा था, उसके कुछ अंदाज़ा लगता है। और मान लो जैसे किसी मानव का कंकाल मिला, उसके शरीर में पत्थर लगा हुआ है, तो हमें पता चलता था कि शायद मानव ने लड़ाई करना शुरू कर दिया था। इस तरह से मानव कंकाल से भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। और इतिहास को जानने का एक अन्य स्रोत है प्राचीन भारत के साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब साहित्य, किताबें वगैरह जो भी हैं पुराने समय की, उनसे जो इतिहास की जानकारी मिलेगी वो साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पांडुलिपियाँ आती हैं। पांडुलिपियाँ जो हाथ से लिखी जाती हैं, तो पांडुलिपि से आशय है हाथ से लिखी गई पुस्तक। पुराने समय में छापा खाना तो होते नहीं थे, तो जो हाथ से किताबें लिखी जाती थी वही उस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत है। उस समय ना तो कोई टाइपिंग होती थी, ना तो कुछ होता था, केवल हाथ से किताबें लिखी जाती थी। तो पांडुलिपि से आशय हाथ से लिखी गई पुस्तक से। पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थीं? ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पांडुलिपियाँ ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और जो ताड़पत्र है वो ताड़ के पत्ते से बनाया जाता था, और भोजपत्र एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल से तैयार किए जाते थे। तो ताड़ के पत्ते और भुर्ज नामक पेड़ की छाल से ये सब ताड़पत्र और भोजपत्र बनाए जाते थे। और साहित्यिक स्रोत जो हैं किताबें वगैरह, उनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक है धार्मिक साहित्य, एक धार्मिकेतर साहित्य। मतलब जो धर्म से जुड़े विषय हैं वो धार्मिक साहित्य हैं, जो धर्म के अलावा जो विषय से जुड़े साहित्य हैं वो धार्मिकेतर साहित्य हैं। धार्मिक साहित्य ये धार्मिक विषयों से संबंधित होते हैं। धार्मिक विषयों से संबंधित होते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ये निम्न ग्रंथ आते हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म, हिंदू सनातन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ब्राह्मणेतर ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ये सब ब्राह्मणेतर ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक बार थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यह मुख्यतः हिंदू या सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथ होते हैं। इनके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य आदि आते हैं। तो जो हिंदू धर्म से जुड़े ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। इसमें क्या आएंगे? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य आदि आएंगे। तो वेद क्या है? वेद मुख्यतः चार होते हैं। एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये चार ब्राह्मण ग्रंथ में वेद हैं। इसके बाद दूसरे हैं ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की जो सरल व्याख्या है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। जैसे शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि बहुत से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगले हैं आरण्यक। तो वेदों की दार्शनिक व्याख्या है। जो जंगल में जाके जो ग्रंथ लिखे जाते थे उनको आरण्यक कहा जाता है। ये वेदों की दार्शनिक व्याख्या है, जैसे ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक। तो इस तरह से जो भी आरण्यक ग्रंथ हैं इनसे भी प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला है उपनिषद। तो गुरु और शिष्य के बीच जो संवाद होता था उस तरह के जो ग्रंथ हैं उनको उपनिषद कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है, और इनमें मुख्य उपनिषद हैं जैसे मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद आदि। तो आरण्यक और उपनिषद से भी प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। और कुछ महाकाव्य हैं जिनसे प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जैसे रामायण, महाभारत,
ये प्राचीन समय के महाकाव्य हैं, इनसे भी उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद ब्राह्मणेतर साहित्य हैं, ग्रंथ हैं, मतलब ब्राह्मण धर्म के अलावा जो भी बाकी धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मणेतर ग्रंथ के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंतर्गत बौद्ध और जैन ग्रंथ आते हैं। बौद्ध ग्रंथ क्या होते हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश, ये जो भी ग्रंथ हैं ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो ब्राह्मणेतर ग्रंथ में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मुख्यतः आएंगे। बौद्ध ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जैसे अंगुत्तर निकाय, दीपवंश, महावंश आदि। अगले हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ नाम से स्पष्ट है कि जैन धर्म से जुड़े होंगे। तो जैन ग्रंथ ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन आदि। तो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ जैन ग्रंथ हैं, जैसे भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन। इनसे भी प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। और ये तो धार्मिक ग्रंथ हो गए, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। उसके अलावा कुछ धार्मिकेतर धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी हैं। ये धार्मिक विषयों के अलावा राजनीति, समाज, संस्कृति आदि से संबंधित ग्रंथ होते हैं। तो धार्मिक विषयों को छोड़कर जो भी ग्रंथ होंगे उन्हें धार्मिकेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य कहेंगे। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कल्लड़ की राज तरंगिणी, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, शूद्रक का मृच्छकटिकम, बाणभट्ट का हर्षचरित। ये जो भी किताबें हैं ये सभी धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं, ये किसी भी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। ये मुख्यतः उस समय के राजनीति, समाज, संस्कृति आदि के विषय में जानकारी देते हैं। अगला है संगम साहित्य। तो दक्षिण भारत में जो कवियों का एक सम्मेलन होता था, उस सम्मेलन में जो रचनाएं की गई हैं उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। तो यह दक्षिण भारत में हुई कवियों के सम्मेलन अर्थात संगम में मान्य की गई रचनाएं हैं। प्रमुख संगम साहित्य निम्न है, जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, तिरुक्कुरल। ये सभी संगम साहित्य हैं, इनसे भी प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो संगम साहित्य क्या है? दक्षिण भारत के जो कवियों का सम्मेलन हुआ था उसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे वो संगम साहित्य हैं। संगम साहित्य में प्रमुख ग्रंथ आते हैं जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, तिरुक्कुरल आदि। ये सभी संगम साहित्य हैं, इनसे भी प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब विदेशी यात्रियों के विवरण, बहुत सारे विदेशी लोग हमारे देश में आए। विदेशियों के विवरण को ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है और वो तिथि क्रम का भी थोड़ा बहुत कराते हैं। तो जो भी विदेशी लोग हमारे देश में आए उन्होंने हमारे देश के विषय में जो भी लिखा उनके विवरण से भी प्राचीन समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण, प्राचीन भारत के विदेशी यात्रियों में मुख्यतः चीनी यात्री आते हैं। चीनी यात्रियों में फायान, वेनसांग, इत्सिंग आते हैं। इन यात्रियों ने प्राचीन भारत के विषय में अपनी रचनाओं में जानकारी दी है। तो प्राचीन काल का मुख्यतः जो विदेशी यात्री है वो चीनी यात्री है और किसी भी देश के नहीं है, बाकी देशों के मध्यकाल वगैरह में आएंगे। तो प्राचीन काल के जो विदेशी यात्री हैं मुख्यतः चीनी यात्री हैं। चीनी यात्री जैसे फायान, ये गुप्त काल में भारत आया था। वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय आया था और इत्सिंग पूर्व मध्यकाल में आया था। तो ये सब हमारे भारत के विषय में कुछ ना कुछ लिखे हुए हैं अपने ग्रंथों में, तो उनसे भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस तरह से आज की क्लास पूरी हुई और पहला चैप्टर भी पूरा हुआ। अभी तक जितनी भी क्लासें हुई हैं आप उन्हें सीरियल से देख लीजिएगा और आपका पहला चैप्टर पूरा हो जाएगा। और ये पूर्णतया पहला चैप्टर कंप्लीट है, इससे ज़्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप किसी भी कोचिंग सेंटर से मैच कर लीजिएगा। और अगर आपको एक क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।